आदाब। जम्मू कश्मीर को लेकर मरकज़ में एक ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है। हालांकि अभी तक ना तो वज़ीर आज़म के दफ्तर से ना ही किसी और इंस्टीट्यूशन से कोई ऐसी ख़बर आई है कि इस तरह की कोई मीटिंग 24 तारीख के लिए, जून 24 के लिए प्लान की गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अलग अलग पार्टियों के रहनुमा, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हों, अपनी पार्टी के लीडरान हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान हों। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा है कि उनके पास अभी तक कोई फॉर्मल इन्विटेशन नहीं आया है, लेकिन बाकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जी उन्हें फ़ोन आया है, टेलीफोन आया है, उस पर उनको कहा गया है कि 24 तारीख को एक मीटिंग है और उसमें आपका आना ज़रूरी है। हमने भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों से बातचीत की और वहाँ से समझने की कोशिश की क्या वाकई इस तरह का कोई इन्विटेशन दिया गया है। तो उन लोगों ने कहा कि ये इन्विटेशन सिर्फ इन्हीं को नहीं बल्कि तमाम उन सियासी लीडरों को दिया जाएगा जिन्हें जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम कहा जाता है। क्या मतलब है इस सब का? जम्मू कश्मीर में सियासी बाजी क्या पलटने लगी है? और अगर पलटने लगी है तो हिंदू अखबार में आई हुई खबर, जिस खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर सोचा जा रहा है, उसमें कितनी सदाकत है और वो कब तक मुमकिन है? उन तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार ज़फ़र चौधरी। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ऑल पार्टी मीटिंग अचानक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अचानक होती रहती हैं, 24 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, इसको लेकर सबसे पहली कंफर्मेशन इंडियन एक्सप्रेस के ज़रिए पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की तरफ से आई है। इस कंफर्मेशन को आप कैसे देखते हैं कि सबसे पहले वो राजनीतिक दल इस बड़ी डेवलपमेंट को कंफर्म कर रहा है जिस राजनीतिक दल की लीडर जो हैं उनका एक क्लोज कॉन्फिडेंट वहीदुर रहमान परा UAPA में बुक है, सबसे पहले वो कंफर्म करें, इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? ये जो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कंफर्म किया और सबसे पहले कि भी इनविटेशन उन्हीं के पास क्यों है और वही क्यों कंफर्मेशन दे रही हैं, उसके ऊपर मैं आता हूँ। लेकिन जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में सारे रिमार्क्स दिए उसके ऊपर थोड़ा सा मैं कमेंट करना चाहूँगा। ये सरप्राइजिंग लगता है बहुत सारे लोगों को कि अचानक से कुछ मीटिंग की बात चल रही है, ये सरप्राइजिंग लगता है, बट आई डोंट फाइंड इट सरप्राइजिंग। मुझे इस तरह से लगता है कि जो प्ले बुक है ये उसी का अगला पेज आपने पलटा और उसके ऊपर ऑलरेडी ये चीज़ लिखी हुई थी कि फ़लाँ वक्त के ऊपर ये चीज़ करने की ज़रूरत है और वो स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है कि एक अपनी टाइमलाइन दी हुई है, एक अपना सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। सीक्वेंस के ऑफ इवेंट्स के अगर एतबार से मैं देखूं तो मुझे लगता था कि ये शायद अब माकूल वक्त था ये सारी चीज़ें करने का। आप देखिए कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो बाकी कई किस्म की चेंजेस हुई, आप उसको सिर्फ एक 5 अगस्त के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आप देख सकते। स्टेट का बाइफरकेट होना, उसका यूनियन टेरिटरी बनना, उसका स्पेशल स्टेटस जाना, फिर यहाँ के जो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो अख्तियारात हैं सारे वो मरकज़ के हाथ में जाने, फिर मरकज़ के अपॉइंटेड जो लोग होंगे उनके ज़रिए यहाँ का सिस्टम रन करना। इसके जो दो पहलू हैं अगर उनको मैं थोड़ा सा सेपरेट करके देखूँ, पहली बड़ी बात यह है कि आपका जो स्पेशल स्टेटस है, आइनी जो स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, उसके ऊपर मैं कमेंट अगर ना करें, अगर हम उसको सेव कर लें किसी दूसरी कन्वर्सेशन के लिए, हम सिर्फ जो गवर्नेंस को रन करने का जो सिस्टम है अगर हम उसी के ऊपर बात करें वो अनमैनेजेबल है, वो पॉसिबल नहीं है। नया सेंसस आएगा तो आपको पता चलेगा कि 1,40,00,000 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन तजावज़ कर गई हुई है यहाँ पे, और ये उसको बतौर यूनियन टेरिटरी उसको चलाना जो है वो बहुत मुश्किल है। किसी न किसी वक्त आपको एक प्रॉपर गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है और जो आइन की कमिटमेंट है लोगों के साथ कि उनको एक्सेस मिलेगा डिसीजन मेकिंग में, लेजिस्लेशन में, प्रोसेस में सारा मिलेगा, उसको बहाल करना बड़ा ज़रूरी है। अब आप आ जाते हैं स्टेज के ऊपर कि अब इसको नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा, कि अचानक से दिल्ली से कोई ट्वीट आएगा कि कल से हम ये कर देंगे, इलेक्शन अनाउंस कर देंगे या स्टेटहुड रिस्टोर कर देंगे। नहीं, इट शुड लुक लाइक इन द पब्लिक कि फिर एक बड़ी स्ट्रगल हुई, फिर उसके बाद यहाँ के लोग इन्वॉल्व हुए, वहाँ पे एक बात हुई, बड़ी नेगोशिएशन चली और उसके बाद चीज़ें थोड़ी बेहतर होने लगी। अभी सिचुएशन जो है मौजूदा वो क्या है, वो ये है कि आपने 5 अगस्त के बाद अभी तक देखा दो चीज़ें हैं। एक के मरकज़ की तरफ से कि मरकज़ के पास बहुत कोहेसिव या कोहेरेंट इतनी बड़ी स्ट्रेटजी नहीं है कि आप लंबे वक्त तक इसको आप खींचकर इसी तरह से रख सकें। उनको भी पता है कि नाउ जो जिम्मेवारियां हैं ये वापस वहाँ पे देनी चाहिए जहाँ पे इन जिम्मेवारियों का ताल्लुक है। क्या मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों के पास वहीं पे जाकर ये देनी पड़ेंगी। यहाँ की जो सियासी क़यादत है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसमें तो कुछ लोग खुश हैं। हम कभी बीजेपी को या कांग्रेस को या बाकी पार्टियों को जम्मू कश्मीर के तनासब में ज़्यादा वो नहीं देखते थे कि भी इनका कोई पॉलिटिकल स्टैंड है। इनका स्टैंड यही है। बीजेपी ने तो आर्टिकल 370 हटाया, सारी चीज़ें हमवार की।
कांग्रेस का, आप माने या ना माने, उनका स्टैंड भी वही है जो बीजेपी का स्टैंड है, सिर्फ वो कर नहीं पाए जो बीजेपी ने करके दे दिया। अब रह जाती हैं यहाँ की इलाकाई पार्टी, यानी जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। उनका आपने देखा कि अब 2 साल होने को आए हैं, वो भी एक सेंस ऑफ फटीग उनमें भी है, एक सेंस ऑफ फटीग लोगों में भी है कि कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है उनको चीज़ों को रिवर्स करवाने के लिए। जब रिवर्स करवाने के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो तब आप क़यामत तो इस इंतज़ार में नहीं बैठ सकते कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगी तो उससे चीज़ें तब्दील होंगी, फिर उसका हिस्सा धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बनेंगे, जैसे 1953 से लगातार होता आ रहा है। तो अभी आपको क्या होना है कि इसको नॉर्मलाइज करने के लिए अगर इलेक्शन का प्रोसेस होता है, इलेक्शन का प्रोसेस एक ऐसी चीज़ होगी जिस पे करनाल से लेकर कठुआ तक आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो उसको अपोज कर रहा होगा कि हमें इलेक्शन नहीं चाहिए। सो दैट इज़ वेयर यू कैन फाइंड ए कॉमन ग्राउंड जो है सबके लिए मिल जाता है। जो बुनियादी डिस्कशन इस वक्त जो मेरे ख्याल से वो ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना 1 साल का वक्त लिया था, और वो इसलिए नहीं कि वो मार्च 2022 के बाद अपना फैसला देने वाले हैं, वो इसलिए कि उनके पास वक्त रहे तो बीच में कभी भी अपना वो प्रोसेस। अब मेरे ख्याल से वो प्रोसेस एक ऐसी स्टेज के ऊपर पहुंच गया है कि जहां पे उनकी जो इनिशियल ऑब्जर्वेशंस हैं वो पब्लिक आएंगी और लोगों से ऑब्जेक्शंस मांगे जाएंगी और ये पब्लिक में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक डिलिमिटेशन का प्रोसेस पब्लिक में नहीं आया। उसमें ज़रूरी है कि जो पार्टीज़ हैं वो शमूलियत हो, हालांकि उनका जो फाइनल वर्डिक्ट उसमें मैटर नहीं करता, उसमें शमूलियत हो, तो उसके लिए एक माहौल है वो हमवार किया जा रहा है। अचानक इसको मैं इसलिए नहीं देखता क्योंकि मुझे जानकारी, अंदाज़ा भी है, असेसमेंट है मेरी ये कि ये एक प्रोसेस चलता है 2-3 महीने से, बैक चैनल पे बात हो रही होती है, रजामंदी की बात हो रही होती है, उसके बाद जाकर कहीं चीज़ें तय होती हैं, फिर पब्लिक में आना शुरू होता है कि ये अचानक से हो गया, उन्होंने डिज़ायर की और इन्होंने मान लिया। आप मेरी तरफ से ज़्यादा लंबा हो गया, आप 2.5 महीने से आप देखें, 2.5 महीने से आप महबूबा मुफ्ती साहिबा एक वही लग रही थी ना आखिरी पॉलिटिकल शख्स जो है इस जम्मू कश्मीर के अंदर जो इररिकॉन्साइलेबल लग रही थी। बिल्कुल ठीक है, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब तो काफ़ी हद तक रिकॉन्साइल कर चुके हैं कि भी वो अब वो स्टेज पास कर चुके हैं। और है आपके जो अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस, वो तो इस तरह से लग रहा था कि भाई अब ये जिस तरह से जो बीजेपी का पर्सपेक्टिव है ये लगभग उसी के साथ हैं, ये उसी तरफ है। तो आपके पास जो आखिरी ऐसी शख्स जो इररिकॉन्साइलेबल लग रही थी वो महबूबा मुफ्ती थी। 2.5 महीने से आप उनकी कोई पब्लिक स्टेटमेंट मुझे बता दें जो मरकज़ की या 5 अगस्त की या किसी चीज़ की क्रिटिकल आपको नज़र आई हो। पूरे 2.5 महीने से आप पूरा उनका ट्विटर छान मारें। बल्कि पिछले 2.5 महीने में जैसे बारामूला में ये 5 ट्रेजेडी हुई, वहाँ पे वो गई भाई, कोविड में आपको गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसके बारे में उन्होंने बात की कि जम्मू सूबा में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी है जिसकी वजह से डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं और कोविड के केसेस कम हैं बनस्बत कश्मीर, उसके बारे में उन्होंने बात की। यानी अब पिछले खासकर 1 महीने से आप देख रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस के मामलात में ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। तो डज दिस नॉट रिफ्लेक्ट कि अगर ये चीज़ आपको सामने नज़र आ रही है तो इसके पीछे भी तो किसी किस्म का एक प्रोसेस आप इसको ये कह सकते हैं, इफ़ आई से आउटराइटली कि सम कन्वर्सेशन वाज हैपनिंग तो वी कैन बी सब्जेक्टेड टू ए डिनाइल, लेकिन कोई कर्टसी एक्सचेंज तो हो रही होगी ना कि भी स्पेस यील्ड की जा रही होगी किसी तरीके से, तो तभी जाकर ये स्टेटमेंट्स इस तरह से आती हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि ऑल पार्टी मीटिंग जो है ये 24 तारीख को होने जा रही है। प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज में से एक सियासतदान ने हमसे बात करते हुए ये भी कहा कि मुमकिनात में से ये भी है कि कल कह दिया जाए भाई हमने तो कोई ऐसा इन्विटेशन किसी को दिया ही नहीं, ये कोई प्रैंक कॉल थी। तो उन्होंने यहाँ तक कहा जी कि अब निधि राजदान का मामला देख लें, वो बेचारी पूरा तैयार हो गई कि जी मैं ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ और मैं वहाँ ये बाद में पता चला कि जनाब वहाँ से तो कोई बात हुई ही नहीं। क्या ये मुमकिनात में से है या आप आर यू श्योर अबाउट दिस दैट 24th वी आर हैविंग अ मीटिंग? सॉरी, वी कांट हैव ए डेट, राइट। 24 का मुझे भी अंदाज़ा लगता है कि टूवर्ड द एंड ऑफ दिस मंथ कोई इस किस्म की मीटिंग हो सकती है, हो सकता है शायद मीटिंग हो ही ना। आपको पता है क्या होता है कि जो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होती है उसमें इस किस्म का जो है वाटर टेस्टिंग होता है, ये एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि कोई बात चली जाए और उस बात के बारे में रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो जाएं बहुत सारे, और उस रिस्पॉन्सेज के बेसिस के ऊपर आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये पॉसिबल, ये डूएबल है या नहीं है। आज सारे लोग कह रहे हैं, आज कह नहीं रहे बल्कि आप कल से आप देख सकते हैं
कि बहुत सारे लोग बिना बुलाए हुए अपनी ईगरनेस शो कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो प्लीज़ मुझे भी याद रखें, मैं भी इसमें पार्टिसिपेट होना करूंगा, चाहता मैं भी हूं। इसमें शामिल होना चाहता हूँ। इससे दिल्ली में इस बात का पता चलता है कि भाई अगर कल हमने कोई मीटिंग करनी हो तो ये तो बिल्कुल साजगार हालात है, इससे बेहतर तो और कोई सिचुएशन मीटिंग के लिए हो नहीं सकती। तो लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, हम मीटिंग इसके लिए बुला सकते हैं। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग, हमारा जो सारा कमेंट है, इमेजिनेशन है, दैट इज़ इन द मिडल ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, इन द मिडल ऑफ पॉसिबिलिटीज़। उसमें दो चीज़ें हैं, एक ये है कि आज नहीं तो 24 तारीख को, नहीं तो किसी तारीख को, किसी वक्त में जो भी फॉरवर्ड मूवमेंट होगी वो किसी बातचीत के ज़रिए होगी। आपको एंगेज करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, यानी आप 5 अगस्त स्टाइल में नहीं होगी। 5 अगस्त स्टाइल में अगली जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक है वो 5 अगस्त स्टाइल में नहीं होगी, क्योंकि अब आपने जो चीज़ों को रिपेयर करना है, आपने उनको नॉर्मलसी की तरफ लाना है। नॉर्मलसी की तरफ वो तब हो पाएगा जब जो है मैं अपने हाथ से उठाकर चीज़ आपके हाथ में दे दूं कि अब आपको इसको संभालें। उसके लिए दो लोगों का आपस में बैठना बड़ा ज़रूरी है कि यू पास ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू पास ऑन बैटन टू समवन एल्स। तो वो बातचीत होगी। तो वो प्रोबेबिलिटी के बीच हम बात कर रहे हैं। वन इज़ दैट टॉक्स हैव टू हैपन एंड सेकेंड इज़ दैट द नेक्स्ट डेवलपमेंट विल हैपन थ्रू टॉक्स। बट ज़फर साहब, आप इसको कैसे देखते हैं कि आप सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस से, हो सकता है इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हीं से बातचीत की है, लेकिन कंफर्मेशन जो पहली हमारे पास है वो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की ही तरफ से कंफर्मेशन है। उनके क्लोज कॉन्फिडेंट और उनके साथी, उनकी यूथ प्रेसिडेंट जो थे, उसके अलावा पॉलिटिकल सलाहकार रहे वो मुफ्ती मोहम्मद सैयद के। तो आपसे जानना चाहूँगा कि ये अपने आप में कितना सिग्निफिकेंट है कि वो कंफर्म कर रही हैं जी कि हाँ हमें बातचीत के लिए बुलाया गया है, न्योता दिया गया है, ये कितना सिग्निफिकेंट है? आप रेफरेंस दे रहे हैं कि वहीद परा अभी भी सीरियस टेररिज्म के चार्जेस फेस कर रहे हैं और महबूबा मुफ्ती ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है उन्होंने इसको डिनाई किया, रिजेक्ट किया कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं। उनके घर जाने की कोशिश की तो एक बार उनको जाने नहीं दिया जा रहा था जब उन्होंने वीडियो रिलीज़ की। ये एक पहलू है वहीद परा का जो हमारे सामने है, जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और उन्होंने चार्जशीट वगैरह में सारी चीज़ें बताई हैं कि ही वॉज इन टच। बट एक और भी पहलू है इसका कि जब राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे, जो ये सारी एजेंसीज उनके अंडर आती थी, उनका वीडियो है, आप पब्लिक में किसी भी वक्त देख सकते हैं, जब 8-10 हज़ार बच्चे बच्चियाँ इकट्ठे किए थे वहीद परा ने वहाँ पे स्टेडियम में श्रीनगर में, तो उन्होंने कहा था कि ये एक इतना अमेजिंग आदमी है कि ये कश्मीर में इस किस्म की चीज़ें कर सकता है जो किसी और में पोटेंशियल नहीं है। ये दोनों चीज़ें हमारे सामने हैं। तो पहले भी अगर आप पीछे जाकर देखें तो बहुत सारे लोग कई सालों तक, यानी जो शेख अब्दुल्ला के वहीद परा तो चलो एक नौजवान अलग से एक आदमी है, शेख अब्दुल्ला के ऊपर तो एक बहुत लंबा चार्ज चला था, तो बाद में उसको भी इंगेज किया गया था प्रोसेस में। सो उसको वो, ये माय पॉइंट इज़, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वहीद परा के ऊपर टेररिज्म के चार्जेस चलते रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप सियासत में रहते हुए आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसमें पार्टी का अप्रूवल हो आपके पास। दैट्स नंबर वन। अब उस सूरत में महबूबा मुफ्ती साहिबा का ये कन्फर्मेशन देना, वो ये सर्कमस्टांशियल भी हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सर्कमस्टांशियल हो सकता है इन द सेंस कि कोई दूसरी पार्टीज़ हैं। मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा जो अगर कोई बातचीत या कोई दोस्ती या कुछ है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। अगर पीडीपी के साथ है भी है तो दैट हैज़ हैपेंड मच लेटर जस्ट इन केस इफ़ दैट इज़ देयर। तो वो ये है कि उन्होंने चाहा हो कि हम नहीं इसके बारे में भी बात करना चाहते, लेट समवन एल्स कंफर्म, और या किसी ने फ़ोन किया तो सबसे पहले एक्सेसिबल ये रहे हो, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक चीज़ मैं नहीं देखता हूँ। मैं दैट कैन बी सर्कमस्टेंशियल प्योरली। ज़फ़र साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का आप अंदाज़ जानते भी हैं। इज़ ही ट्राइंग टू प्ले हार्ड बॉल ना कि 3-7 और डीडीसी के इलेक्शनों में जो मैंडेट उनकी पार्टी को मिला, पीएजीडी तो ऑलमोस्ट वहाँ पे वहाँ नेग्लिजिबल था, वहाँ जो कुछ था नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। जम्मू में उनको वोट मिला, विच इज़ अ रियलिटी। उनका पूरा कैडर इंटैक्ट रहा, कैडर में से कोई उनकी पार्टी में से भागा नहीं। कुछ लोग चले गए लेकिन बेशतर कैडर उनके साथ है, और जो ग्राउंड पर कैडर है उसमें भी कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं आया। क्या इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हो इस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ट्राइंग टू प्ले हार्ड बॉल, या ये यही है कि सब कुछ तय है, लेकिन चलिए थोड़ा इसको एक तरीक़ेकार के साथ किया? बिल्कुल। देखिए ये है कि जो अगर मरकज़ से अगर आई मीन थिंग्स सीन, अगर दिल्ली के पर्सपेक्टिव से अगर चीज़ को देखा जाए तो मेरे ख्याल से, मैं पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ किस तरह से होना चाहिए। उनके लिए जो सबसे सेफेस्ट और बेस्ट बेट जो कश्मीर में है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है।
ठीक है, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी किस्म का कोई ऑर्गेनाइज, जैसे आपने खुद कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल नुकसान किसी किस्म का नहीं। जितने भी लोग गए, कोई कांग्रेस से गया, पीडीपी से सारे का सारा खैमा निकल कर चला गया, यहाँ से लोग इधर गए उधर गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, पार्टी इंटैक्ट है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया था कुछ देर पहले, उन्होंने कहा था कि कोशिशें की जा रही हैं, एलिगेशन है उनका, हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। आप देखिए, जो आपने कहा कि फारूक अब्दुल्ला इज़ ट्राइंग टू प्ले हार्ड बॉल, एवरीवन इज़ ट्राइंग टू प्ले हार्ड बॉल, सारे खेल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल फॉर एग्जांपल कभी एग्जिस्ट ही नहीं की जम्मू कश्मीर में। बहुत बेहतर बात होगी कि आ गई, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बन गई। और अभी कुछ रोज़ पहले ये जब लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली गए, वहाँ से वापस आए, फिर चीफ सेक्रेटरी ने पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग एवर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन के साथ की, अरुण मेहता ने। जिस दिन नहीं बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन चल रही थी कि जी आज प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करेंगे, ये होगा वो होगा, उसी दिन उन्होंने उनके साथ मीटिंग की। अब जो डिस्ट्रिक्ट कैपेसिटी एक्सपेंडिचर बजट होता है, ये तो कर दिया करते हैं बाबू अपने हिसाब से कि जी ये है आपका बजट। उन्होंने कोई 8-10 घंटे की मीटिंग की, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन को बिठा के, डीसीज को साथ बिठा के, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वो बजट को अप्रूव किया। और उन्होंने कहा कि जो 80% काम है 12 महीने के अंदर होने चाहिए, और उसको नाम दिया जन भागीदारी। जन भागीदारी में क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा कि जो भी काम होगा यहाँ पे, वो ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव की कंसल्टेशन के साथ, इनके रिकमेंडेशन के ऊपर सारा काम होना चाहिए। आज जब हम अभी बात कर रहे हैं तो मेरी नज़र पड़ी कि अभी लेटेस्ट आज की डेवलपमेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वो हर महीने में एक बार ज़ाती तौर के ऊपर सारे डीडीसीज और सारे बीडीसी चेयरमैन के साथ हर महीने में एक बार ज़ाती वो मीटिंग किया करेंगे। इसका मतलब कि आपने जो एक इंस्टीट्यूशन है उसको आपने और अपादियत देनी शुरू कर दी, उसको और इम्पोर्टेंस जो है वो देनी शुरू कर दी। हार्ड बॉल ही है बेसिकली ये है आपका एक, जो इसको आप बोलते हैं कि एक न्यू पॉलिटिकल लैंडस्केप जो स्प्राउट कर रही है, इमर्ज हो रही है। इसके ऊपर एक सीनियर पॉलिटिकल लेवल है, जो लोग लेजिस्लेचर में जाते थे, मिनिस्टर थे, अभी वो पीछे बैठे हुए हैं सारे। दिस इज़ ऑल्सो टू टेल देम कि भी आते हो सिस्टम में, पार्टिसिपेट करते हो, तो वरना ये इंस्टीट्यूशन तो यहाँ पे ये है ही है। इसमें आपको पता है कि जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा प्ले नहीं करती, इसमें जो पावर पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा प्ले करती है। फिर जो लोग ग्राउंड के ऊपर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज में होते हैं, वो अपनी पार्टी की पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसके ऊपर वो प्रेशर डालते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, अगर साल 6 महीने इलेक्शन का कोई फैसला नहीं होता तो जो मेरे वहाँ पे एक वो बीडीसी डीडीसी या जो दूसरा तीसरा जो भी बैठा हुआ है वहाँ पे, मेरे ख्याल से वो इलाके को लेकर निकल जाएगा। और फिर मुझे नहीं पता कि हमारी पार्टी में कितने लोग इकट्ठे होकर आ पाएंगे जो बाद में गवर्नमेंट बना पाएंगे। उसकी असेसमेंट पार्टी की लीडरशिप भी गेन करती है। उनको पता है कि नीचे से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि कल अगर दिल्ली इलेक्शन अनाउंस कर देती है तो आप 1990 स्टाइल में आप ये नहीं कह सकते कि अटॉनमी, ग्रेटर अटॉनमी दोगे तो तब हम इलेक्शन लड़ेंगे, वरना हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस। जनाब, आज अगर इलेक्शन डिलिमिटेशन कमीशन कहता है कि हेयर इज़ द कार्टोग्राफी, और इलेक्शन कमीशन कहता है हेयर आर द डेट्स, नो वन इज़ गोइंग टू आस्क द सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप के इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है। आप लोगों को पाएंगे रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तरों में वहाँ पे कागजात नामजदगी दाखिल करते हुए। जैसे आपने जो इन्होंने इलेक्शंस बाइकआउट किए हैं हाल में, आपने देखा कि इन्हीं के लोगों ने जाकर इलेक्शन लड़े हैं। उस तरह से लोग इलेक्शन लड़ना शुरू कर देंगे। फिर जो पॉलिटिक्स के स्ट्रक्चर्स हैं वो डिसमेंटल हो जाएंगे। तो वो प्रेशर है कि भी इस इलेक्शन में जाना पड़ेगा। ये हो गया हार्ड बॉल उधर से हो रहा है। अब जो इधर का हार्ड बॉल है वो ये है कि अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई, 2 हफ्ते पहले गुपकार अलायंस की मीटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। आप क्रोनोलॉजी देखिए ना, जैसे बात करने के लिए तैयार हैं और आज डेट आज आ गया। इन्होंने कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। अब क्रोनोलॉजी देखिए, पॉलिटिक्स में होता ही इसी तरह से है। यहाँ पे एक बार सीज फायर हुआ था, 2018 में सीज फायर हुआ था। आप मोदी गवर्नमेंट के अंडर और विद दिस सिस्टम जो इस वक्त है, इसमें आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कश्मीर में सीज फायर अनाउंस कर सकते हैं। इधर से एक महबूबा मुफ्ती ने आल पार्टी मीटिंग, अचानक से सुबह 10 बजे सबको मैसेज भेजा कि आल पार्टी मीटिंग है, आ जाइए। आल पार्टी मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद एक स्टेटमेंट जारी की कि सेंटर को हम अपील कर रहे हैं कि सीज फायर अनाउंस कीजिए। तो उन्होंने दूसरे दिन सीज फायर, बल्कि उसी दिन शाम को उन्होंने सीज फायर कि जी डिमांड यहाँ से आई थी। आज डिमांड यहाँ से गई है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। तारिक आमी ने फिर स्पेशल एक उसके ऊपर जारी किया अपना स्टेटमेंट कि भाई हम तो बिलीव ही डायलॉग में करते हैं, लेकिन अभी तक दावतनामा कोई नहीं बुलाया नहीं किसी ने। तो उन्होंने कहा चलो हम आपको बुला भी लेते हैं। लेकिन उसी दौरान, उसी 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप 3-4 बार ये स्टेटमेंट जो है ये रिएट्रेट करते हैं कि अगर कोई बात है
तो वो आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन के लिए, वो स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के लिए। अब मेरी एक सिर्फ स्पेकुलेशन है, माई स्पेकुलेशन इज दिस, वैसे तो सारी चीज़ स्पेकुलेशन के ऊपर है। अगर ये बात होती है और ये चीज़ें सारी आगे प्रोग्रेस करती हैं, तो ये कहते हैं कि जी स्पेशल स्टेटस रेस्टोर, वो कहते हैं स्पेशल स्टेटस नहीं रेस्टोर हो सकता, लेकिन कुछ मज़ीद गारंटीज जो हैं वो दी जा सकती, कुछ मज़ीद गारंटीज। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। बहुत सारे स्टेट्स में मुख्तलिफ अपने लोकल लॉज हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहते हैं कि जी स्टेटहुड होगी रेस्टोर, तो फिर उसके बाद हम इलेक्शन लड़ेंगे। वो कहते हैं कि आप इलेक्शन में आएंगे, तो ये हमने डेट अनाउंस कर दी, स्टेटहुड की डेट रेस्टोर अनाउंस कर दी हमने, तो ये पब्लिक में चले जाते हैं। ये कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब स्टेटहुड का हमने वादा लिया है तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब आप हमें वोट डालें और हम ये चीज़ लाकर आपको देंगे मरकज से। यानी जैसे आप पहले कहते थे हमें वोट डालें तो हम आपको ग्रेटर ऑटोनॉमी ला कर देंगे, हम आपको सेल्फ रूल ला कर देंगे। तो इधर कहते थे ये बीजेपी वाले कि आप हमें वोट डालें तो हम इनको ये हटा के देंगे ये सारा। तो वो उस तरह से करके पॉलिटिक्स वो होती है, ऑपरेट होती है। ये जम्मू कश्मीर के सिलसिले में ख़ासकर ये है कि आप जो चीज़ एक बार यहाँ पे लूज़ करते हैं वो रीगेन करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये अब मॉडल जो है पूरे मुल्क में भी ऑपरेट धीरे धीरे करके हो रहा है, क्योंकि जो पावर्स की अब सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो रही है। एक वक्त होता था, आपको याद है, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, डोंट लुक एट इट एज ए मोदी फिनोमिना, इट्स अ सेंटर स्टेट रिलेशन की जो एवोल्यूशन है ये सेंटर में, ये जो मुल्क में वो इस तरह से हो रही है। पहले ये होता था कि जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है आपकी स्टेट का, मोस्ट पावरफुल पर्सन हो, चीफ मिनिस्टर के बाद सबसे पावरफुल पर्सन हो, क्योंकि वो डिसाइड करता था फाइनेंस प्लानिंग वगैरह, वो डिसाइड। आजकल क्या होता है कि 80% जो स्कीम है, सारी चीज़ें वो मरकज़ ने पहले से तय की हुई होती हैं। आप देखें ना, जितनी भी स्कीम्स है यहाँ पे, वो कार्ड आपको मिलता है, हेल्थ कार्ड मिलता है, वो PM कार्ड है या मोदी कार्ड है, जो भी चीज़ है वो सारी वहाँ से होती है। यहाँ पे आपके पास सिर्फ आपने यू आर जस्ट एन इम्प्लीमेंटेशन यू आर जस्ट एन इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। उस सूरत में बहुत सारी स्टेट्स की ईगरनेस, अभी पिछले दिनों बहुत डिस्कशन चल रही है कि चीफ मिनिस्टर्स फील कर रहे हैं कि वो इस हिंदुस्तान में पिछले 20-25 साल से, मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट ए मोदी फिनोमेना, इसको फास्ट पेस कांग्रेस ने किया था चिदम्बरम के टाइम में, जो है ये बहुत ज़्यादा हुआ था कि सेंट्रलाइजेशन हो। फॉर एग्जांपल ये NIA है और बहुत सारे जो कानून हैं, जो नॉर्मल क्राइम आपका जो थानेदार ने प्रोब करना होता है वो इस वक्त NIA करता है। ठीक है ना, कि भी मतलब जो मरकज़ की ही थानेदारी भी जो है वो पूरे मुल्क में जो है मरकज़ की होनी चाहिए। तो ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। उस इवॉल्विंग प्रोसेस में बहुत सारी स्टेट्स चाहती हैं कि कोई अख्तियारात हमारे और ज़्यादा बेहतर हों। उस सूरत में अगर जम्मू कश्मीर के लीडरान भी जो है वो नेगोशिएट करने की कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ज़फर साहब, लेकिन आप ये तो टेबल नहीं हो सकता। वो ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है अपने आप में कि एक टाइम आपका नेगोशिएटिंग टेबल जो होता था, उस नेगोशिएटिंग टेबल के उस तरफ अलगाववादी और वो तमाम लोग होते थे जो पाकिस्तान बैक्ड होते थे, और आज आपका जो नेगोशिएटिंग टेबल है, उस नेगोशिएटिंग टेबल के इस तरफ आपकी अपनी हुकूमत है और उस तरफ जो लोग हैं वो सारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो इस बड़े बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक जो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में एक चीज़ होती है स्ट्रेटेजिक डेटरेंस एंड ड्राइंग ऑफ ए न्यू नॉर्मल। वो डायनेमिक जो है ये मानना पड़ेगा इवेंचुअली, आज नहीं तो कल। आप मेरे मुंह से अगर सुनकर आप इसको ना माने तो कल कोई बहुत बड़ा आदमी मुल्क में से कोई किताब लिखेगा, कोई स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का एक्सपर्ट, फिर आप कहेंगे जी अच्छा ये बात हुई थी। लेकिन मैं आसान तरीके से मैं एक बात बता रहा हूँ मैं, कि जो 5 अगस्त ने जो टर्म्स ऑफ नेगोशिएशंस हैं वो हमेशा के लिए तब्दील कर दी हैं, वो इरिवर्सिबल तरीके के साथ वो तब्दील कर दी हैं। कि पाकिस्तान इंडिया के साथ किस तरह से नेगोशिएट करता था उसको तब्दील कर दिया है, पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव कश्मीर के ऊपर क्या होता था उसको तब्दील कर दिया, और कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या होता था उसको तब्दील कर दिया है। देखिए, जो कश्मीर का सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं किसी दस्तावेज़ को अपनी आंखों के देखे बिना मैं पूरी तरह से ये इल्ज़ाम नहीं दूंगा कि दैट वाज इंटायरली ऑपरेटेड बाय पाकिस्तान, लेकिन ये बात तो मैं बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय पाकिस्तान। राइट, वो इन्फ्लुएंस जो है 5 अगस्त ने एक बड़े मैसिव तरीके के साथ वो डिस्ट्रॉय किया है। वो डिस्ट्रॉय करने के बाद इस वक्त आपके पास एक क्रेडिबल सॉलिड सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कश्मीर में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जो उसका सबसे बड़ा और सबसे वसी, सबसे क्रेडिबल और इम्पॉर्टेंट सिंबल
आपके चैनल को लोग गाली ना देना शुरू कर दें। ये तो हमारे जो लोग गवर्नमेंट के एंगेज करते हैं ये उन्होंने टाइम टू टाइम तस्लीम किया। सईद अली शाह गिलानी थे। सईद अली शाह गिलानी को काफ़ी हद तक जो है वो पाकिस्तान ने डिसऑन किया है कि भी उन्होंने उनका एक सक्सेसर अपॉइंट वहाँ पे जो हो रहा था, इन्होंने जो आदमी नॉमिनेट किया वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं होने दिया, वहाँ पे कोई और आ गया। फिर उन्होंने पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको दिया, इन्होंने किसी का नाम बताया कि वो मेरे बिहाफ के ऊपर एक्सेप्ट करेगा, तो वो उन्होंने कहा कि ये नहीं ले सकते, दूसरे लेंगे, तो इन्होंने अवार्ड ही रिफ्यूज़ कर दिया। उससे क्या होता है कि भी मतलब आपका एक जो ऑप्टिक्स होता है ना, तो एक मैसेज जाता है कि थिंग्स आर नॉट ऑल राइट। मीरवाइज साहब तो वहीं पे हैं ऑलरेडी, वो तो किसी प्रॉब्लम में थे नहीं, तो मीरवाइज साहब भी बिल्कुल जो है वो कॉशियस तरीके के साथ प्ले कर रहे हैं। बाकी लोग बहुत सारे जेल में हैं। अब सबसे लीडरशिप की सबसे बड़ी जो चैलेंज होता ही ये है कि उसकी सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर कहाँ पे है। यानी अगर एक जेल में गया तो पीछे से सब खत्म, एक बीमार हो गया तो पीछे से सब खत्म। तो माई पॉइंट इज, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल, माई पॉइंट इज कि वो सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त कश्मीर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। उस एक्सट्रीम सेपरेटिस्ट लैंग्वेज जो अडॉप्ट करने की कोशिश की थी पीडीपी ने ओवर सेवरल मंथ्स, लेकिन मैंने कहा कि 2.5 महीने से अब वो भी इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। तो ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल सेपरेटिस्ट कौन होता था कि एक एक्सट्रीम सेंस ऑफ एलियनेशन होती थी। आज जब अगर आप एलियनेशन को एड्रेस कर रहे हैं तो वो एक्सट्रीम तो है ही नहीं आपके पास। आज आपके पास जो एक्सट्रीम एलियनेशन है वो तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि आपने हमें जो किसी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और हमारे बारे में इतना बड़ा फैसला कर लिया, तो अब वो कहते हैं आए बात करें, हम आपके साथ बात करके तो यहाँ से आगे निकलते हैं। तो वो डायनेमिक जो है वो हर लेवल के ऊपर वो डायनेमिक जो है वो तब्दील हो गया। देखिए, इमरान खान का जो हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पांस जो था वो था यूनाइटेड नेशन में उन्होंने तकरीर की थी। वो कहते थे कि आप जो सिक्योरिटी आपने डिप्लॉयमेंट की है इसको हटाइए तो देयर विल बी ए ब्लड बाथ। मैं नहीं कहता कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट पूरी तरह से हट गया है। एक जो रिक्वायर्ड आपका जो बैलेंस के लिए चाहिए होता है वो उतना है, तभी ऑपरेशंस वगैरह भी सारे हो रहे हैं, लेकिन लोगों की नॉर्मल लाइफ है वो भी पूरी तरह से चल रही है। ब्लड बाथ तो अभी तक हुआ नहीं है। तो उसके बाद इसीलिए कुरैशी की स्टेटमेंट्स आती हैं कि भी नहीं देखो 370 को रहने देते हैं, हम 35A के बारे में बात करते हैं। तो 35A इज जस्ट, आई मीन इसको किसी दूसरी लैंग्वेज में आप कल डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी इन्होंने कानून तब्दील किया, उन्होंने कहा कि जो ये होंगे मुलाजमतें होंगी, जॉब्स होंगे सारे, वो रिजर्व होंगे तो डोमिसाइल के लिए, मतलब वो भी तो एक परछाई है ना 35A की, और क्या मामला है। तो वो टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन सारी तब्दील हो गई हैं। अच्छा, आखिर में ज़फ़र साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि फाइनली वी आर ऑन द टॉकिंग टेबल। आपकी अपनी असेसमेंट क्या है कि डिलिमिटेशन के बाद इंतखाबात होंगे और स्टेटहुड रिस्टोर होगी, या आपको ये लगता है कि डिलिमिटेशन होगी उसके बाद इंतखाबात होंगे, उसके बाद एक लंबे समय तक आप यूनियन टेरिटरी ही रहेंगे और उसके बाद कोई एक वक्त आएगा जिस वक्त पर आपको दोबारा से स्टेट बनाया जाएगा? या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है स्टेटहुड रिस्टोर कर दी जाए पर आपका होम डिपार्टमेंट एक लंबे अरसे के लिए जो है वो नई दिल्ली में ही रहेगा, बाकी तमाम इख्तियारात आपके पास रहेंगे, आप अपना काम करते रहेंगे। तो इनमें से क्या लगता है आपको, कौन सी चीज़ जो है जो आप समझते हैं? और दूसरा कि जितनी भी जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें हैं इस समय ये जो डायलॉग का टेबल है, क्या आपको लगता है कि इस डायलॉग के टेबल से दूर रहना अब उनके लिए पॉसिबल है? देखिए, डायलॉग से दूर तो आप किसी सूरत में रह नहीं सकते। जैसे मैंने पहले ही अर्ज किया कि प्रेशर आपके पास जो है अब ये बॉटम अप हो रहा है, इट्स नॉट टॉप डाउन। कि पहले आप वहाँ से फैसला लेते थे, लोगों को कहते थे हमने ये ले लिया फैसला, आप एक्सेप्ट करो। नो, इट इज़ बॉटम अप। अब नीचे से प्रेशर आपके पास आ रहा है कि अब आप कहते हैं, योर क्वेश्चन इज कि भी नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर है क्या है क्या है। नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर जो है पावर प्ले होता है, जिसके पास ज़्यादा ताकत है इन द एंड वही चीज़ होती है। आपके पास यू नेगोशिएट ऑन द बेसिस ऑफ योर पावर। यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके पास ऐसी पावर नहीं है जो मेजर अप हो सकती हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो उसके बेसिस के ऊपर पावर इस तरह से होती है कि ये कहें कि हमें आप ये चीज़ दे दीजिए वरना हम एक अनलिमिटेड इनडेफिनेट शटडाउन कॉल कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। आप 3 महलों से ज़्यादा शटडाउन नहीं कॉल कर सकते। नो पार्टी हैज़, इवन बीजेपी डज नॉट हैव पोटेंशियल। अगर बीजेपी ने भी एक शटडाउन कॉल करना है यहाँ पे 1 या 1.5 दिन के लिए जम्मू डिस्ट्रिक्ट या सांबा वांबा में कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ये भी शटडाउन नहीं कर सकते। लोग उसको रेजिस्ट करेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में इतनी पावर नहीं रखती कि वो सेंटर के साथ बैठकर जाकर नेगोशिएट करे कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ में ये चीज़ दे दीजिए वरना हम हड़ताल करेंगे ये चीज़ को। तो लिहाजा मोर और लेस चीज़ें वही होंगी जो मरकज़ चाहेगा। मरकज़ क्या चाहेगा, अगर मतलब मैं उनका पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि वो क्या चाहेंगे। उनके लिए सबसे आइडियल सिचुएशन क्या है? उनके लिए सबसे आइडियल सिचुएशन यह है कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आए, इंतखाबात हो जाएं, लोग असेंबली में बैठ जाएं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी रहे, इख्तियारात सारे जो हैं वो होम मिनिस्ट्री के पास रहें, 5-8 साल इसी तरह से चलता रहे।
उस 5-8 साल के बाद एक फ्रेश नेगोशिएशन हो, आपकी स्टेट रिस्टोर हो जाए, लेकिन जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, होम है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये सारे मरकज़ के पास ही रहें, आपका जो काडर है वो अगमटी रहे। और जो तब्दीलियां यहाँ पे आई हैं अभी तक, आपको पता है कि एवरी सिंगल डे हैज़ बीन ए डे ऑफ चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एवरी सिंगल डे। एक इतवार तक की एक्सेप्शन आप नहीं ले सकते कि जिसमें कोई ऐसी तब्दीली ना आई हो जिसका एक लास्टिंग इफेक्ट जो है। ये हज़ारों चीज़ें हुई हैं, मतलब एक कानून आता है उसकी सैकड़ों इम्प्लीकेशंस होती हैं, ये हज़ारों चीज़ें हुई हैं, उनको रिवर्स करना जो है वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं। मैंने मरकज़ का बताया कि मरकज़ वुड वांट, यानी कल अगर बीजेपी नहीं रहती है, कांग्रेस आ जाती है, उससे भी आगे चले जाओ, कांग्रेस भी नहीं आती, हाइपोथेटिकल बात है, जो चीज़ इमेजिनेशन है, हो नहीं सकती, कांग्रेस भी नहीं होती, कोई बड़े लेफ्ट फ्रंट आ जाता है जिसमें टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भी होते हैं। स्टेट का एक अपना तरीका होता है ऑपरेट करने का, तब भी ये चीज़ें जो हैं ये रिवर्स नहीं हो सकती। वो भी चाहेंगे मोर और लेस कि उसी चीज़ के साथ कंटिन्यू करें जो चीज़ पहले हो, आप वो वापस सारी चीज़ें नहीं हो तो। लेकिन मिडिल पाथ मुझे लगता है कि इस तरह से हो सकता है कि डिलिमिटेशन रिपोर्ट आए और मोर और लेस नखरा वखरा करके जो 2-4 महीने में, 2-3 महीने में लोग उसको एग्री करें, कहें कि भाई हाँ ये ठीक है, इलेक्शन के प्रोसेस में एंगेज हो जाएं, उसके बाद स्टेट रिस्टोर हो, फिर आहिस्ता 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 आपकी नेगोशिएशन हो, फिर यहाँ से आल पार्टी जाए कि जी हमारे वो फलां चीज़ है वो हमारे हाथ में वापस दे दीजिए, फलां चीज़ हाथ में वापस ये हो गया कि ये तो आप अपने दिल की कह रहे हैं, लेकिन आपको जो 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 इस वक्त स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव है वो यही है कि आपकी स्टेट जो है वो इतनी जल्दी रिस्टोर होने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बड़ी कम है। एक बेसिकली इंटरव्यू तो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो अब जहन में आ रहा है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत हो गई। मुझे ज़फ़र साहब ये बताएं कि चीफ सेक्रेटरी, पूर्व चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम जिस समय यहाँ से गए, तो एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि मैंने हमेशा जम्मू कश्मीर को एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, मैं जम्मू कश्मीर को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता ही नहीं कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, यहाँ पे ये है वो है, या यूनियन टेरिटरी है, यहाँ मैं देखता हूँ स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी, एक चैलेंज है और इसमें एक तरफ से पाकिस्तान जो आपको टेरर इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है आपके यहाँ, चाइना है, आप उसके साथ कन्फ्रंटेशन में हैं, अब चाइना को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका लगा हुआ है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस डायनामिक्स के बीच में मैं ये देखता हूँ कि आप जब इसको यूनियन टेरिटरी में बदलते हैं तो इस यूनियन टेरिटरी में आप एक चीफ सेक्रेटरी जो है, और वो भी BVR सुब्रमण्यम, आप उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर देखते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से ज़्यादा आप उसको एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये लोग कर रहे होते हैं। तो उन्हें यहाँ से सीधा कॉमर्स मिनिस्ट्री में ले जाना और उसके बाद अरुण मेहता को यहाँ का चीफ सेक्रेटरी बनाना, तो मैंने इसको इस नज़रिए से देखा कि ठीक है, नाउ इट सीम्स दैट ऑर्डर इज बीइंग रिस्टोर्ड, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की जो पॉपुलर गवर्नमेंट नॉर्मल सी रिस्टोर की जा रही है। तो ज़फ़र साहब, आपकी अपनी असेसमेंट इस डेवलपमेंट को लेकर क्या है? क्योंकि जिस तरीके से सुब्रमण्यम आए और सारे, और कल भी जो एक और डेवलपमेंट हुई कि पुलिस और फायर सर्विसेज और बाकी वो जो उनकी रिक्रूटमेंट थी वो भी अब SSRB के पास चली गई, और जो मेरी इतलात है, मेरी इतलात के मुताबिक ये भी उन्हीं का किया हुआ है। प्रोसिक्यूशन विंग को उन्होंने पुलिस से अलग कर दिया, ये भी उन्हीं का। तो आपसे अब ये समझना चाहूँगा कि आप उनके यहाँ से दिल्ली जाने को और मेहता साहब के चीफ सेक्रेटरी बनने को, उसको किस तरीके से देखते हैं, और स्ट्रैटेजिकली आने वाले वक्त में यूपी के इंतखाबात हैं और मनोज सिन्हा यूपी के सबसे कद्दावर लीडर हैं, 30% लोग ऐसे हैं, वोट परसेंटेज 30% ऐसी है जिस पर उनका ज़बरदस्त कंट्रोल है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या आने वाले वक्त में आप पूर्व चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम का जम्मू कश्मीर में कोई और रोल देखते हैं, या आपको लगता है किस्सा तमाम शुद्ध, वो अपना काम कर गए और अब कॉमर्स मिनिस्ट्री से कल PMO या कहीं और जा सकते हैं? इसके आपके जो सवाल के दो पहलू हैं। आपको पता है कि जब सुब्रमण्यम का तबादले का ऑर्डर आया था तो सजाद लोन ने कहा था कि इट्स ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। आज आप उसको बहुत सारी चीज़ों के साथ लिंक करके देख सकते हैं। दरअसल हुआ क्या है कि पिछले 20-25 दिन में जो डेवलपमेंट सारी हुई हैं, उन डेवलपमेंट्स को एज ए पैकेज आप देखिएगा, वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके के साथ लिंक्ड हैं। वो कि भाई ये चेंज ऑफ गार्ड जो ब्यूरोक्रेसी का ये होना, 2 बार लेफ्टिनेंट गवर्नर का दिल्ली जाना, इसी दौरान आर्मी चीफ कश्मीर में आए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मिले, 2 बार उन्होंने दौरा लाइन ऑफ कंट्रोल का किया, उसके बाद उन्होंने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि भी जो सीज फायर है ये फर्म अप है और ये कितनी देर तक चलेगी उसका पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना इसके साथ कंप्लाई करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो थॉरोली अननोटिस्ड चली गई,
उन्होंने कहा कि हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं एंड बेस्ड ऑन द इनपुट उसके ऊपर डिपेंड करता है, हम कुछ ट्रूप्स को जो है वो यहाँ से निकाल भी सकते हैं, जो डाउन साइज है वो भी कर सकते हैं। आपको पता है आज से 20 साल पहले जब मुफ्ती सईद थे यहाँ पे, और फिर वो जो शुरू के 4-5 साल हैं, उनके ऊपर नौबत आ जाती थी कि भी हमने आपको कहा था कि कुछ ट्रूप्स को आप कम करो, तो आपने वो बात नहीं की, तो हम तो आप इस्तीफा देने लगे इसके ऊपर। हमारी सरकार जो आपको जब गुलाम नबी आज़ाद ने टेक ओवर किया, याद है? लेकिन जब शुरू में जब मुफ्ती ने जब टेक ओवर किया था 2002 में, 2 नवंबर 2002 में टेक ओवर किया था, तो 24 या 25 नवंबर को, और उसके बाद दोबारा का मुझे याद है 2005 की बात है, दोबारा से जो बहुत सारे ट्रूप्स जो हैं वो यहाँ से और बहुत सारे बंकर जो है वो सिटी के बीच में निकाले थे वो सारे। उस वक्त मैसिव ये इंटरनेशनल वो था कि भाई अल जज़ीरा, CNN, BBC सारे वो कवर करने के लिए आएंगे कि जी देखिए एक नया रिजीम चेंज हुआ है, एक नया चेंज ऑफ हार्ट हुआ दिल्ली में, उसकी वजह से ये तब्दीली यहाँ पे हो रही। और आज चीफ ऑफ आर्मी खुद स्टेटमेंट देकर चला गया कि वी आर थिंकिंग, हम ऐसा सोच रहे हैं कि बेस्ड ऑन द सिचुएशन हम शायद थोड़ा ट्रूप्स को यहाँ पे कम करेंगे, यहाँ से रीडिप्लॉय करेंगे। ये सारा अपने आप में एक पैकेज ऑफ डेवलपमेंट है। ये एक चीज़ है कि ये आपको बताता है कि ये जिस तरह से इस फास्ट पेस में सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। अब आ गया दूसरा कि आगे से क्या होता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यहाँ के, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज़ बेसिकली ए पोलिटिकल पर्सन, इज़ एंटायरली ए पोलिटिकल पर्सन। ये इनका जो है जम्मू कश्मीर में यहाँ पे अगर लंबे वक्त तक ये रहेंगे, वो इनकी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो अंडर यूटिलाइजेशन जो है वो हो जाएगी। आपका ये एक नज़र रहती है कि यूपी में क्या हो रहा है वहाँ पे। यूपी में भी जो है वो बहुत सारे धड़े हैं वहाँ पे। यूपी में जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के, उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो दिन रात इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि अगले जो इंतखाबात हैं वो हो जाएं उन्हीं की सदारत में और उसी तरह से वो चला जाए, तो ये ना वहाँ पे आ जाएं। लेकिन पॉसिबिलिटी जो है ये दिस कैन नॉट बी, ये इनकी लंबे वक्त तक कर्मभूमि जो है वो नहीं रह सकती। तो लिहाजा मेहता साहब बतौर चीफ सेक्रेटरी, सुब्रमण्यम एज कॉमर्स सेक्रेटरी, मिस्टर सिन्हा एज लेफ्टिनेंट गवर्नर और कुछ और लोग, ये मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें लंबे वक्त तक इसी तरह से नहीं रहेंगी। तब्दीलियाँ जो हैं अलग अलग सतह के ऊपर अगले 4-5 महीने में और भी मुतवक्को हैं, ज़रूर होंगी। वो आप देखेंगे, हम दोबारा बात करेंगे इसके बारे में कि वो तब्दीलियाँ ज़रूर होंगी। क्योंकि जिस तरह से मैंने जब आपने बात का आगाज़ किया तो मैंने कहा कि सरप्राइजिंग कुछ भी नहीं है, जो एक ब्लू बुक है उसी में से प्ले आउट हो रही हैं सारी चीज़ें, सीक्वेंस के मुताबिक चल रही हैं। यहाँ से बैठकर अगर आप सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखें तो आपको लगता है कि तब्दीलियाँ आगे जाके भी होंगी, तभी ये सारी चीज़ें पाए तक मिल तक पहुँचेंगी। बिल्कुल। आखिर में आपसे ये सवाल कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह, आप तारीख पे भी नज़र रखते हैं और आपने होम मिनिस्टरों को भी बड़े करीब से देखा। इससे पहले चिदम्बरम थे, या उससे पहले शिवराज सिंह चौहान थे, या शिंदे थे। आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूँगा ज़फ़र साहब, आखिर में क्या एडवांटेज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के पास कि जो इंटरनेशनल प्रेस है, जिस तरीके से 2004-05 में इंटरनेशनल प्रेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर जो कुछ लिख रही थी, क्या वो तमाम चीज़ें आप एंटिसिपेट और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको पॉसिबल किया जा सकता है इस रिजीम में भी? क्योंकि जो नहीं हो सकता था वो 5 अगस्त 2019 को हुआ। तो आपकी अपनी असेसमेंट क्या है? नहीं, अभी जो इंटरनेशनल प्रेस है वो तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, लेकिन इनका जो है इंटरनेशनल रीच आउट जो है वो इस स्केल की है, वो आज तक किसी गवर्नमेंट की हुई नहीं है। मैं आपको, आई थिंक इट्स ऑलरेडी वेरी लॉन्ग इंटरव्यू, लेकिन एक दिलचस्पी की बात बताता हूँ मैं। 1960s में या 50s में या ऑलवेज अभी तक भी, आज की डेट तक भी जो है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत सारे लोगों को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजती है, जिसमें से जम्मू कश्मीर के लोगों को भी कई बार शामिल किया जाता है कि भी आप जाके वर्ल्ड कैपिटल्स को, हमारा जो पर्सपेक्टिव है जम्मू कश्मीर के, आप जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछ रहे हैं ना, कि आप उनको जाकर ब्रीफ करके आइए। वो तो अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें सैयद मीर कासिम लिखते हैं, जो बाद में यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे, उनको भेजा हुआ था नेहरू साहब ने 1962 में। वो कहते हैं जी वो वाशिंगटन गए, पेरिस गए, लंदन, बर्लिन, सारी जगह पे गए, तो वापस आके उन्होंने रिपोर्ट दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है दैट इज़ सो वेल इन्फॉर्म्ड बाय पाकिस्तान पर्सपेक्टिव कि हमारी बात तो वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है बिल्कुल। वो कहते हैं कि तुम गलत हो वहाँ पे कश्मीर में। यहाँ पे क्या किया है कि कहीं पे मैंने किसी दोस्त के ज़रिए, वैसे खुद भी मैंने एक डॉक्यूमेंट एक्सेस किए हैं, सारी चीज़ें देखी हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि मतलब किसी साउथ कोरिया के या किसी भी मुल्क के किसी भी छोटे सारे अखबार में कोई स्टेटमेंट आई हुई होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक अपना सिस्टम है, वो उसको बाकायदा बाइज्जत तरीके के साथ जो लोकल हमारा मिशन होता है उसके ज़रिए, डिप्लोमेटिक मिशन के ज़रिए उनको जाकर वो डिनाइल देकर आते हैं कि भाई साहब ये आपने गलत लिखा हुआ है। 5 अगस्त के इर्द गिर्द
सबसे पहले इन्होंने जो P5 या P7 जो पावरफुल कंट्रीज हैं 6-7, उनको पहले इन्होंने ब्रीफ किया, दूसरे दिन फिर से उनको ब्रीफ किया। फिर उसके बाद जितनी वर्ल्ड कैपिटल्स हैं, नॉट ओनली द पावरफुल कैपिटल्स, मतलब कंबोडिया, लाओ जैसी कंट्रीज जो हैं, उन छोटी छोटी कंट्रीज, वहाँ पे उनके एम्बेसडर्स को यहाँ पे ब्रीफ किया, और हमारे एम्बेसडर्स ने वहाँ पे जाकर उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनको जाकर ब्रीफ किया कि ये चीज़ हम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं या आने वाले 6 महीने में हो सकती हैं, ये ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसको पहले से बताया है कि हम एक ग्रेजुअल सिस्टम में इस तरह से ये सारी चीज़ें रिस्टोर करने वाले हैं। लेकिन हमारे लिए इस वक्त वहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मामले हैं वो ज़्यादा अहमियत के, हम उनको डील कर रहे हैं। आप हमें हमारा साथ दीजिए, हमें क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, ये हम करेंगे। आपने इंटरव्यू डिस्कशन से पहले आपने कहा था कि भी एक अमेरिका का भी क्या इसके बीच कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है। अमेरिका का एक नज ज़रूर हो सकता है, इंकरेजमेंट ज़रूर हो सकती है, डिज़ायर ज़रूर हो सकती है। उनकी भी 2-3 स्टेटमेंट्स आई हैं जब से बाइडन ने टेक ओवर किया कि वी वांट मोर प्रोग्रेस ऑन कश्मीर। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अमेरिका की ये नजेस या ये डिज़ायर्स या इंकरेजमेंट्स मोर और लेस ये कोइंसाइड कर रही हैं कि जो ऑलरेडी एक प्रोसेस जो है वो एक टाइमलाइन है, जो एक प्रोसेस है वो ऑलरेडी चल रहा है। तो मेरे ख्याल से इवेंचुअली जो है जितना 5 अगस्त से लेकर अगर अभी तक वर्ल्ड कैपिटल्स ने इतना ज़्यादा अगर क्रिटिसाइज़ नहीं किया, आगे तो सिचुएशन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में और ज़्यादा शायद बेटर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे ज़फ़र चौधरी। आपने जम्मू कश्मीर में को लेकर जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है उस मीटिंग को लेकर भी आपने सुन लिया, और क्लियरली आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स और किस तरीके से कश्मीर की सियासत में बदलाव आने लगा है।